आज हम लोग ट्रांसफार्मर का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। लेकिन शुरू करने के पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आप तक के नए नए नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। आज हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल पोर्शन। पर न्यूमेरिकल पोर्शन को पढ़ने के लिए हम लोग कुछ फॉर्मूले समझने वाले हैं। आई थिंक मैं समझ रहा हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ ये सब कुछ आपके लिए नया है, इसलिए हम लोग पहले फॉर्मूले की लैंग्वेज समझेंगे, किसको क्या बोलते हैं वो समझेंगे, उसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए जरा, हमारे पास में पहला फॉर्मूला बनता है I1 इक्वल्स टू I0 प्लस I2 डैश। इसको I0 पढ़ा जाता है, आप I0 भी बोल सकते हैं, I0 प्लस I2 डैश। यहाँ पर I1 जो है उसको बोला जाता है प्राइमरी साइड करंट, I0 को हम लोग बोलते हैं नो लोड करंट, I2 डैश को हम लोग बोलते हैं लोड कंपोनेंट। ये मैं क्यों बता रहा हूं आप लोग को कि जब भी हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं तो क्वेश्चन में इसी तरीके का लैंग्वेज दिया रहता है जिसके वजह से हम लोग गिवन डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए, अब यहाँ पर I0 प्लस I2 डैश था, ये जो I2 डैश है इससे एक नया फॉर्मूला तैयार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं I2 डैश इक्वल्स टू K इंटू I2। अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये जो I2 है, I2 को हम लोग बोल रहे हैं सेकेंडरी सप्लाई करंट और लोड करंट। ये हम लोग क्यों समझ रहे हैं? क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग इसको समझ रहे हैं। अब यहाँ पर हमने I2 को तो समझ लिया, अब बचा कौन? K को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसकी कुछ वैल्यूज होती है K की, ये वैल्यूज आपको याद करके रखना है न्यूमेरिकल के लिए। जैसे K का मतलब होता है V2 अपॉन V1, E2 अपॉन E1, N2 अपॉन N1 एंड I1 अपॉन I2। ये पूरे रिलेशन का मतलब क्या होता है? K को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब जैसे कि अगर हम लोग V1 देखें तो V1 का मतलब क्या होता है? प्राइमरी साइड वोल्टेज। V2 का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी साइड वोल्टेज। E1 का मतलब होता है प्राइमरी साइड EMF। E2 का मतलब होता है सेकेंडरी साइड EMF। N1 का मतलब होता है प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स। N2 का मतलब होता है सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स। समझ में आया? अगर I1 और I2 का मतलब तो हम लोग अभी जान ही चुके हैं। उसके बाद में एक और उसमें टर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करना पड़ता है कॉस फाई से। जनरली पावर फैक्टर जो हमको दिया होता है वो हमको क्यों दिया होता है? पावर फैक्टर हम लोग को दिया होता है एंगल फाइंड करने के लिए। एंगल को हम लोग बोलते हैं फाई। समझ में आ रहा है? ये जो एंगल होता है, ये एंगल हमको दो टर्म में दिखाई देता है। एक तो होता है लैगिंग, दूसरा होता है लीडिंग। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जब भी आपको पावर फैक्टर के बारे में बात करेगा तो वो आपको दो चीजें हमेशा शो करेगा। एक तो वो शो करेगा पावर फैक्टर लैगिंग कंडीशन में है, नहीं तो फिर लीडिंग कंडीशन में है। समझ में आया? अगर पावर फैक्टर हमारे पास में लैगिंग कंडीशन में है, इसका मतलब लैगिंग के लिए आप लोग जो साइन लेंगे वो लेंगे माइनस। समझ में आ रहा है? लैगिंग के लिए आपका साइन क्या रहेगा? माइनस, और लीडिंग के लिए आपका साइन क्या रहेगा? प्लस। जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूं कि समझ के चलो मेरे पास में पावर फैक्टर, अच्छे से समझना, समझ चलो मेरे पास में पावर फैक्टर cos फाई की वैल्यू मेरे पास में अगर है 0.8। समझ में आया? और यहां पर मैंने इसको क्या फॉर्म में लिखा हुआ है? लैगिंग के फॉर्म में लिखा हुआ। तो जरा देखो तो, पावर फैक्टर 0.8 है, कंडीशन क्या हमारे पास में? लैगिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका एंगल निकालेंगे। एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फाई को हम लोग जहां के वहां रखेंगे, कॉस को मैं ट्रांसफर करूंगा तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 0.8। ठीक है, जब आप कैल्सी में इसको डालते हो तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास में 36.87। फाई की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 36.87। और ये जो लैगिंग है, लैगिंग एज इट इज है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? अब अगर मुझे इसको मेंशन करना है तो देखो यहाँ पे जरा ध्यान दो। अगर मैं इसको मेंशन करूंगा तो कैसा करूंगा? ये बन गया मेरे पास में एंगल। एंगल में यहाँ पर कौन है? फाई है। तो और फाई की वैल्यू क्या हमारे पास में? 36.87 है। क्या लिखा हुआ है? लैगिंग। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा? माइनस। अगर यहाँ पर लीडिंग लिखा होता तो मैं यहाँ पर क्या लगाता? प्लस। जैसे कि समझ के चलो अगर मेरे पास में सेम वैल्यू आती, फाई की वैल्यू क्या आती मेरे पास में? 36.87 आती, और यहाँ पर क्या लिखा होता? लीडिंग लिखा होता, तो हम लोग क्या करते? एंगल बनाते। लीडिंग के लिए मैं क्या लिखता? प्लस लिखता, और ये एंगल की वैल्यू लिखता मैं यहाँ पे 36.87। तो आपको समझ में आया होगा कि पावर फैक्टर का हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं? एंगल फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, और वो भी किस पोजीशन में शो करेंगे? लैगिंग और लीडिंग। ठीक है, तो ये हमारा था फॉर्मूला। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल पे। तो न्यूमेरिकल पे जब हम लोग आएंगे, आप लोग इसको कॉपी करके रख लेना, मैं इसको भी मिटा रहा हूं यहाँ से। हम लोग जब न्यूमेरिकल पे आएंगे तो न्यूमेरिकल पे आने के लिए हमको एक एक चीज को समझना पड़ेगा। तो देखो जरा यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, और जब भी हमको क्वेश्चन दिया रहेगा हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? गिवन डेटा बनाएंगे। तो जरा देखो,
हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग किसको बनाएंगे, गिवन डेटा को बनाएंगे। चलो देखो तो क्वेश्चन पढ़ो जरा सब लोग, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। 6600 बाय 220 वोल्ट। हमेशा याद रखना कि जब भी इस तरीके से वोल्टेज आपको दिया रहेगा तो ये जो पहला वोल्टेज है ये हमेशा V1 को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो दूसरा वोल्टेज है ये रिप्रेजेंट करेगा हमेशा V2 को। तो हमारे पास में गिवन डेटा में V1 का वैल्यू आ गया, कितना आ गया 660 वोल्ट, और V2 का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में 220 वोल्ट। यहां तक समझ में आया। आगे पढ़ते हैं। क्या बोला उसने, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर टेक्स अ नो लोड करंट। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या मेंशन किया उसने हमको, नो लोड करंट। अगर हम लोग नो लोड करंट की बात करते हैं, यहाँ पर देख रहे हो नो लोड करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई नॉट से। यानी मेरे पास में नो लोड करंट की वैल्यू है, आई नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2 एम्पियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 एम्पियर लिखेंगे। एट अ पावर फैक्टर, यानी जो नो लोड करंट है जिस पावर फैक्टर पे काम करेगा वो पावर फैक्टर किसका हो जाएगा, नो लोड का हो जाएगा। और पावर फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, cos फाई से। cos फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन पावर फैक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नो लोड को। इसलिए नो लोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, 0। और इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में 0.2 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 0.2। लेकिन देखो कंडीशन क्या दी हुई है यहाँ पे उसने हमको, लैगिंग की। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लैगिंग लिखेंगे। यहाँ तक के समझ में आया आप लोगों को। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में नो लोड करंट का पावर फैक्टर बना है इसका हम लोग एंगल निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, देखो फाई नॉट इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.2। तो जरा देखो इसको आप कैल्सी में पुट करो। कैल्सी में पुट करने के बाद में आपके पास में एक आंसर आएगा जो मैंने पहले से फाइंड आउट करके रखा हुआ है। वो आंसर आएगा आपके पास में 78.46 डिग्री। 78.46 डिग्री। कौन सी कंडीशन में है ये, लैगिंग कंडीशन में, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास में फाई नॉट। अब हम लोग गिवन डेटा में आगे चलेंगे। क्या बोला उसने, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी। यानी करंट हमको कहाँ का निकालना है, प्राइमरी का निकालना है। प्राइमरी के करंट को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, I1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पर निकालना किसको है, I1 को निकालना है। ये हो गया हमारे पास में I1 हो गया, ठीक है। आगे देखो क्या बोला उसने, प्राइमरी फ्रॉम द मेंस इफ द ट्रांसफॉर्मर सप्लाइज अ लोड ऑफ। इधर देखो ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, लोड साइड में सप्लाई कर रहा है करंट। कितना करंट सप्लाई कर रहा है, 30 एम्पियर। अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो तो I2 को हम लोग क्या मेंशन कर रहे हैं, सेकेंडरी सप्लाई करंट और लोड करंट। यानी कि ये जो सप्लाई हो रहा है लोड करंट वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास में, I2 को। और I2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 30 एम्पियर। यहाँ तक समझ में आया सबको। आगे में देखो क्या बोला उसने, ये जो लोड करंट है 30 एम्पियर एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.9 लैगिंग। यानी कि लोड करंट का पावर फैक्टर हमको गिवन है। और लोड करंट का पावर फैक्टर अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, देखो पावर फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, cos फाई से। और लोड करंट को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं हम लोग, सेकंड नंबर से। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में 0.9 है। ये भी कौन सी कंडीशन है, लैगिंग कंडीशन है। इसका मतलब मैं इसका भी एंगल निकाल दूंगा। तो एंगल कैसे निकलेगा हमारे पास, φ2 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.9। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि मैंने कैलकुलेट किया है, आप लोग भी कैल्सी में पुट करना। तो आपके पास में इसकी वैल्यू आती है 25.84 डिग्री। यहां तक समझ में आया आप लोग को। अब देखिए आगे में उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, ऑल्सो कैलकुलेट प्राइमरी पावर फैक्टर। अब प्राइमरी पावर फैक्टर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, cos फाई। पावर फैक्टर प्राइमरी के हम लोग क्या लगाएंगे, 1। ये भी मुझे कैलकुलेट करना है। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा गिवन डेटा। अब इसको हमको बनाना है। अब बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूले का। फॉर्मूला यूज करने के सबसे पहले क्या देखोगे, देखो आप लोग यहाँ पे हमारे पास में प्राइमरी करंट का फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला हमारे पास में, I1 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे वी हैव प्राइमरी साइड करंट, वी हैव प्राइमरी साइड करंट I1 इक्वल्स टू I0 प्लस I2 डैश। ठीक है, इसको देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास में फॉर्मूला तैयार होगा तो सबसे पहले मैं कहाँ देखूंगा, गिवन डेटा में। गिवन डेटा में चेक कर दो जरा, I0 की वैल्यू गिवन है क्या, हाँ है। कहाँ पर गिवन है, ये दिख रही है। I2 डैश की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं। हमारे पास में किसकी वैल्यू गिवन है, सिर्फ I2 की वैल्यू गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे I2 डैश को निकालेंगे। बट
हमारे पास में I2 डैश का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या बनता है? K इंटू I2। कहां पे देखे हम लोगों ने? देखो I2 डैश का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? K इंटू I2। अब K इंटू I2 लेना है। अब यहाँ पर अननोन कौन है? K है। अब एक K को मुझे लिखना है, बट K इक्वल्स टू क्या होता है बताओ तो जरा। K इक्वल्स टू हमारे पास में क्या होता है? V2 बाय V1 इक्वल्स टू E2 बाय E1 इक्वल्स टू N2 बाय N1 इक्वल्स टू I1 बाय I2। ये हमारे पास में K होता है। पर हमको ये भी चेक करना है कि ये जो सारी वैल्यू है, इस वैल्यू में से कौन सी वैल्यू हमारे पास में गिवन डेटा में दी है। तो हम लोग अगर देखते हैं तो जरा देखो तो शुरुआत में देखो कौन कौन प्रेजेंट है। एक प्रेजेंट है V1, दूसरा कौन सा प्रेजेंट है? V2। तो यहाँ पर जब आप लोग मेंशन करोगे तो मेरे पास में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी वैल्यू तैयार हो रही है? V2 बाय V1 की वैल्यू तैयार हो रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? K की। तो अगेन जब मैं इस फॉर्मूले को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा देखो तो, देयरफॉर I2 डैश इक्वल्स टू K की जगह पर क्या लिखोगे? V2 अपॉन V1 लिखोगे, इनटू में यहाँ पर कौन आ जाएगा? I2 आएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब जरा देखिए, हम लोग यहाँ पर V2 की वैल्यू पुट करेंगे। बताओ V2 की वैल्यू कितनी है? 220 है, तो हम लोग यहाँ पे 220 लिखेंगे। V1 की वैल्यू कितनी है? 660 है, तो यहाँ पर हम लोग 660 लिखेंगे, इनटू में I2 का वैल्यू। अब जरा देखिए, अगर हम लोग I2 की वैल्यू को मेंशन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि I2 कहाँ दिया है गिवन डेटा में। तो I2 दिया है यहाँ पे। कितना दिया उसने हमको? 30 एम्पियर। तो यहाँ पर आप लोग कितना अप्लाई करोगे? 30 लिखोगे I2 की जगह पर। इसको आप पुट करोगे कैलसी में तो आपके पास में एक आंसर आएगा। जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपके पास में 10 एम्पियर। यानी इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आएगा? 10 एम्पियर। लेकिन आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग कोई वैल्यू पुट करते हैं तो उसके लिए जो हम लोगों ने एंगल निकाला हुआ है उसको भी हम लोग अप्लाई करते हैं। तो जरा देखिए, I2 की वैल्यू कितनी है? 30 एम्पियर। देख रहे हैं आप लोग? और इस I2 का जो एंगल था वो एंगल कितना निकाला हम लोगों ने? 25.84। तो यहाँ पर आप एंगल में क्या लिखोगे? 25.84 लिखा। उसके बाद में कंडीशन कौन सी है? लैगिंग की। तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप? माइनस। समझ में आ रहा है? जब आप इसका कैलकुलेशन बनाओगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा क्या आएगा? 10 एट एन एंगल ऑफ माइनस 25.84। करंट है इसलिए इसका यूनिट क्या बनेगा? एम्पियर। अगर आप लोग एग्जाम में यूनिट नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, इसलिए करंट का यूनिट क्या बनता है हमारे पास में? एम्पियर। ये कौन निकल गया? I2 डैश। अब क्या करोगे आप? इस I2 डैश को उठा के कहां पुट करोगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या होगा देखो तो, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा हमारे पास में? I1 इक्वल्स टू, जरा देखिए I0 की वैल्यू कितनी हमारे पास में गिवन? 2 एम्पियर। देख रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पर लिखा हम लोगों ने 2। जब भी हम लोग किसी करंट की वैल्यू पुट करते हैं तो साथ में उसका एंगल रहना जरूरी है। वो उस एंगल के बिना काम नहीं करेगा, क्योंकि हमको तभी पता चलता है कि करंट जो है लैगिंग कंडीशन में है कि लीडिंग। लैगिंग मतलब पीछे जा रहा है, लीडिंग मतलब आगे जा रहा है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में I0 की वैल्यू कितनी हमारे पास में? 2 एम्पियर है। और इसका पावर फैक्टर का हमने एंगल निकाला। कितना निकाला हम लोगों ने? 78.46। तो एंगल में हम लोग क्या लिखेंगे? 78.46। कौन सी कंडीशन है? लैगिंग। साइन क्या बनाएंगे? माइनस। इसको डाल देना एक ब्रैकेट में। उसके बाद मेरे को साइन क्या है? प्लस है, फिर प्लस लगाया। अब बारी किसकी आ गई? I2 डैश की। I2 डैश मैंने कैलकुलेट करके रखा है। यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 10 एट एन एंगल ऑफ माइनस 25.84। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे कैलसी में तो आपके पास में एक आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास में 11.4247 एट एन एंगल ऑफ माइनस 37.52। समझ में आ रहा है? ये हमारे पास में कौन निकल गया? प्राइमरी करंट। और आप अगर गिवन डेटा में देखोगे तो आपको ये निकालने के लिए उसने हमको कहा था। समझ में आया आपको? ये हमको उसने निकालने के लिए कहा था प्राइमरी करंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया? प्राइमरी करंट को निकाल लिए। अब उसने एक चीज और फाइंड करने हमको बोली थी। क्या बोली थी उसने? बताओ तो। cos ∅1 बोली थी, है ना? मतलब अगर मुझे cos ∅1 निकालना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? ∅1 की जरूरत पड़ेगी। और ∅1 मुझे कहाँ दिखेगा? करंट के एंगल में। जैसे कि देखो, ये मेरे पास में करंट है, ये I1 है, इसका एंगल क्या कहलाएगा? ∅1। समझ में आ रहा है? ये I0 है तो इसका एंगल क्या कहलाएगा? ∅0।
ये I2 है तो इसका एंगल क्या कहलाएगा φ2, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब मुझे अगर I1 निकालना है तो उसका एंगल मुझे कौन चाहिए, φ1 चाहिए। यहाँ पर देख रहे हो ये मेरे पास में किसकी जगह पर बैठा हुआ है, I1 की जगह पर बैठा हुआ है, और ये किसकी जगह पर बैठा हुआ है, φ1 की जगह पर बैठा हुआ है, ठीक है। मुझे निकालना किसको है, cos φ1 को। देयरफॉर हम लोग cos φ1 को निकालेंगे, तो क्या बन गया, cos φ1 इक्वल्स टू cos ऑफ φ1 की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, 37.52 लिखूंगा। समझ में आ रहा है क्या। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में एक आंसर आएगा जिसकी वैल्यू रहेगी 0.793। यहां तक क्लियर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये माइनस साइन कहां गया, आपने तो यहाँ पे प्लस साइन वाली वैल्यू लिखे, माइनस साइन कहां गया। तो जब भी हम लोग पावर फैक्टर निकालते हैं तो हम लोग वहां पर साइन अप्लाई नहीं करते। ये साइन का मतलब क्या होता है, लैगिंग और लीडिंग। तो यहाँ पर देखो साइन कौन सा है, माइनस है, इसलिए वो किसको बताएगा, लैगिंग को। प्लस होता तो किसको बताता, लीडिंग को। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास पावर फैक्टर निकला है इस साइन के हिसाब से बताओ तो इसका आंसर क्या होगा, ये माइनस है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लैगिंग लिखेंगे। यहां तक समझ में आया कि सबको क्लियर है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये हमारा जो न्यूमेरिकल था ये किस पर था, फॉर्मूले बेस्ड पर है। समझ में आया। अगर आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं और ये न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूले मैंने बनाए हैं इसको अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो एग्जाम में आपसे गलती नहीं के बराबर होगी, यानी आपका आंसर करेक्ट निकलेगा ही निकलेगा। सेकेंड चीज, यहाँ पे जो हम लोग कैलकुलेशन निकाल रहे हैं सारे कैलकुलेशन एंगल में दिया हुआ है, यानी आपको कैल्सी को रखना है कॉम्प्लेक्स मोड पे। समझ में आया। और कॉम्प्लेक्स मोड पर ही आपके ये कैलकुलेशंस फाइंड आउट होंगे, विदाउट कॉम्प्लेक्स मोड के नहीं होंगे। तो ये पहला न्यूमेरिकल है हमारा ट्रांसफॉर्मर का, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि हमको इसको बनाना कैसे है। अब एक चीज और, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल तैयार करते हैं जिसमें मुझे हमेशा प्राइमरी करंट फाइंड करना होता है या नो लोड करंट फाइंड करना होता है, तो इसके लिए न्यूमेरिकल खत्म होने के बाद में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है फेजर डायग्राम। और वो फेजर डायग्राम अगर आप लोग न्यूमेरिकल में नहीं बनाते हो तो आपको मार्क पूरे नहीं मिलते हैं। तो अभी हमको ये बनाने के बाद में किसको तैयार करना है, फेजर डायग्राम को तैयार करना है। अब हमको क्या बनाना है, फेजर डायग्राम, जो बनाना कंपलसरी है स्टेप के न्यूमेरिकल में। इसको बनाने की बहुत सिंपल से स्टेप्स में आप लोग को सिखाने वाला हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिए और उसको अच्छे से सीखिए। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है एक सीधी डंडी खींच रहा है। आपने यहाँ पे एक सीधी डंडी खींचा, ठीक है। सीधी डंडी खींचने के बाद में ऊपर वाले को नाम क्या दोगे आप, E1, और नीचे वाले एरो को नाम क्या दोगे आप, E2। E1 की वैल्यू हमेशा V1 के बराबर होती है और E2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, V2 के, ठीक है। उसके बाद में सेंटर से एक लाइन खींचेंगे जो परपेंडिकुलर दिखना चाहिए। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फ्लक्स यानी कि फाई, ठीक। उसके बाद में हम लोग आएंगे फॉर्मूले पे। फॉर्मूले में हमारे पास में यहाँ पर देख रहे हैं आप I1 इक्वल्स टू क्या है, I0 प्लस I2 डैश है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन सी टर्म आ रही है हमारे पास में, I0 आ रही है। तो आप क्या करोगे, ये जो हमारे पास में सेंटर है यहाँ से आप एक वैल्यू निकालोगे, इसका नाम क्या दोगे आप, I0। देखें उसके बाद में कौन है, I2 डैश है, वही सेंटर से आप दूसरी वैल्यू निकालोगे, इसका नाम क्या दोगे आप यहाँ पे, I2 डैश, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये दोनों वैल्यू जो है ये बता रहा है सम यानी कि एडिशन, जिसको हम लोग रिजल्टेंट भी बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मिला के एक नई वैल्यू तैयार करेंगे और वो नई वैल्यू कौन सी रहेगी, I1 की। तो यहाँ पर हमने किसको तैयार किया, I1 को, और ये सेंटर को आप जोड़ देंगे। समझ में आया क्या। तो आपके पास में देखो फॉर्मूला भी यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद में अब हमको निकालना है I2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये जो आपके पास में I2 डैश है ना, इसको आप पीछे खींचोगे, खींचा पीछे। अगर आप पीछे खींचोगे तो ये वैल्यू किसकी बन जाएगी हमारे पास में, I2 की बन जाएगी, ठीक है। अब बारी किसकी आ गई यहाँ पे हमारे पास, एंगल तैयार करने, क्योंकि सबका एंगल है ना, सबका एंगल है। मैंने बताया ना यहाँ पर किसका एंगल है हमारे पास में, करंट का भी एंगल निकाले हम लोगों ने, ठीक है। φ1 निकल गया हमारे पास में, I2 का भी एंगल है, φ2 है, तो वो हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास में देखिए φ0 भी है, I0 का एंगल कौन है यहाँ पे, φ0। हम लोग क्या करेंगे, ये जो I0 है ना, इस I0 से E1 तक के एक एरो खींचेंगे। देखो ये I0 से क्या किया हम लोगों ने, E1 तक के एक एरो खींचा। जैसे खींचा तो ये जो हमारे पास में वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी बनेगी यहाँ पे, φ0 की बनेगी, दिख रहा है आप लोग को। उसके बाद में ये जो I1 दिख रहा है ना आपको, इस I1 से हम लोग E1 तक खींचेंगे तो ये वैल्यू किसकी बनेगी हमारे पास में, φ1 की बनेगी, ठीक है।
उसके बाद में ये जो I2 दिख रहा है ना, इस I2 से हम लोग E2 तक खींचेंगे तो ये जो वैल्यू रहेगी यहाँ की, ये किसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास में, phi2 की बनेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट फेजर डायग्राम जो आपको सॉल्यूशन के लास्ट में बनाना है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ तक बनाते हो तो आपको पूरे फुल मार्क मिल जाएंगे। आई थिंक आपको आज का न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ में, लेकिन जाने से पहले आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है और बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आप तक के नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।